अभी और काफ़ी समय से एक सवाल बहुत ज़्यादा समाज में प्रचलित है कि जो चांद पर हम लोग गए थे वो बात नासा ने झूठ फैलाई थी। लोग जो थिएटर को कहते हैं बड़े कमिटेड, नहीं थिएटर वाले को थिएटर करना चाहिए, फिल्म में जाना नहीं चाहिए, फिल्म क्या घटिया चीज़ है, वो लोग कहते हैं जिनको मौका नहीं मिलता। तो आगे एक लड़का मिला था, अरे सर आप तो इशकजादे वाले हैं। तो उसमें मेरा डायलॉग ये है कि देखो भाई ऐसा है, हम तो गांधी बाबा के चेले हैं, हमने हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको समझा लो, उन्होंने अगर कुछ किया गड़बड़ सड़बड़ तो हमारे लोग चुप नहीं बैठेंगे। अरे तू हट सर मुझे हट हो गए। अच्छा ये कैमरे होते थे, मेरी फोटो ले, तेरी हो गई, तू हट। और लोगों को भी दिया गया था वो। और आपको पता है कास्टिंग डायरेक्टर कौन था? भूमि पेडनेकर। सितमगरी से चमन मेरा पायमाल किया, कसाई तूने मेरे खून को हलाल किया। आप कई बार असभ्य भाषा, जैसा कि आपने अभी कहा, ये सारी चीज़ें गलत हैं। इन पर आप कहते हैं कि ये सब गलत हैं और नहीं होना चाहिए। आपने आश्रम किया है, उसके कंटेंट पे आरोप जाता है कि ये बहुत सारी सीमाओं को इसने पार किया। हुसैन की मकबूल फिदा उनकी बात कर रहा हूं। उनको आप कह रहे हैं कि गंदा। बिल्कुल मैंने कहा, क्योंकि जो जिस ढंग से उन्होंने हमारी दुर्गा और उनको पेंट किया है, आप क्रिएटिविटी के नाम पे आप कुछ भी कर देंगे। आप कोई मर्डर हुआ ही नहीं है। तो इतने में एक लेडी आती है, वो चादर ढाके हुए है पूरी ऊपर से नीचे तक, और उस पर खून पड़ा हुआ। कहते नहीं कत्ल हुआ है, बाकायदा हुआ है। तो जो कहता किसका हुआ है? वो कहता मेरा। तो पूछते आप कौन है? तो कहती मैं इस फिल्म की कहानी हूँ। आज जो हम नमूना पेश करने जा रहे हैं वो आपके दिलों में तहलका मचा देगा। आपके पड़ोसी आपसे ज्यादा जलने लगेंगे और आप बार बार लगातार इसे एक दुर्घटना की तरह याद रखेंगे। ऐसा नहीं, जो हमको मारने वाले जानवर हैं वो अभी भी हैं, उनको तो हम खाते नहीं। हम खाते उन जीवों को हैं जो हमें नहीं मार सकते। हम खाते हैं मुर्गे को, हम खाते हैं गाय को, हम खाते हैं भैंस को, हमें कहाँ मार देते हैं। जिसने एक्चुअली मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे, वो जो चौला थी, नर्तकी थी, उसके प्यार में पागल हो गया था, विक्षिप्त हो। इंद्रधनुष का बनना एक प्रक्रिया है जिसे वैज्ञानिक वैज्ञानिकता के आधार पर देखते हैं और कलाकार कला के आधार पर मंडित करते हैं। फर्क सिर्फ एक दृष्टि का होता है। जिस चित्र को जो दृष्टि मस्तिष्क तक ले जाती है, उसी चित्र को वो दृष्टि हृदय तक ले जाती है। समाज एक देह है, विज्ञान जिसका मस्तिष्क है और कला जिसका हृदय। और अच्छे समाज को चलाने के लिए इन दोनों का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसे ही कलाकार हैं जो पेशे से वैज्ञानिक हैं और जिनका हुनर एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में सामने आता है। नमस्कार, साक्षात्कार श्रृंखला आईना में आप सभी का स्वागत है और मैं अनमोल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम अनिल रस्तोगी है। आप लखनऊ शहर की जानी मानी हस्ती हैं। आप पेशे से तो वैज्ञानिक हैं, लेकिन आपने अभिनय के क्षेत्र में बहुत काम किया है। आश्रम, इशकजादे और ऐसी कई सारी फिल्मों में भी और वेब सीरीज में भी आपने काम किया है। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर हम लोग शुरू करते हैं और पहला प्रश्न ये है कि आप वैज्ञानिक हैं और आप कलाकार भी हैं। तो वैज्ञानिक होना और कलाकार होना दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग अगर नहीं हैं तो आपके वैज्ञानिक ने कलाकार की ज़्यादा मदद की या कलाकार की ने वैज्ञानिक की? देखिए, वैसे तो दोनों अलग हैं देखा जाए तो, लेकिन आप उनको जोड़ भी सकते हैं और मैंने यही किया है। जैसे वैज्ञानिक जो होता है उसमें एक आप रिसर्च करते हैं कि इनोवेशन करते हैं, तो यही एक्चुअली एक्टिंग में अगर आप देखें तो जब आप कोई एक्ट करते हैं, कोई भी कैरेक्टर जब आप उसको एनेक्ट करते हैं तो उसमें भी आपकी एक इनोवेशन होती है, उसमें भी आपको उस कैरेक्टर को अपने में ढालना होता है या उस कैरेक्टर में आप ढल जाते हैं। इसी अब जैसे मान लीजिए कि मैं कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर कर रहा हूँ या मैथोलॉजिकल कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो आपको उसमें जाना पड़ता है। सो दैट यू हैव टू डू लिटिल रिसर्च वर्क कि इसका क्या मैनरिज्म रहा होगा, कैसे वो कैरेक्टर बिहेव करता होगा, क्या उसमें क्वालिटीज़ रही होंगी, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस उसकी रही होंगी, आई मीन थिंग्स लाइक दैट। तो वो जो एक साइंस की जो एक इनोवेटिव जो
प्रक्रिया होती है वो आपको थिएटर में भी कम से कम मैं उसको प्रयत्न करता हूँ करने के लिए। दूसरे साइंस की एक डिसिप्लिन होती है कि जैसे आपको कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम है जिस पे आपको ये केमिकल्स मिलाने हैं, आपको यहाँ पर रिजल्ट ड्रॉ करना है। तो वो जो टाइमिंग की जो डिसिप्लिन होती है वो अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे लखनऊ में या हमने देखा थिएटर ग्रुप्स में नहीं है। मैं उसको काफ़ी ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक थिएटर का मेरा साइंस में इस्तेमाल है वो ये है कि वैज्ञानिक यूजुअली जैसे आप बात करते हैं, सादे बात करते हैं, एक पावर ऑफ एक्सप्रेशन कोई ज़रूरी है नहीं है कि उनके में हो। जैसे कोई भी आप एंकर होता है, जैसे आप एंकर हैं तो आप एक चीज़ को जब प्रेजेंट करते हैं तो एक एंकर उसको डुबो भी सकता है, उसको बेहतरीन भी बना सकता है। और मेरा मानना यह है कि कभी कभी एंकर जो है वो प्रोग्राम की सक्सेस पे भी डिपेंड करता है। तो जो थिएटर जो मैं करता हूँ इससे मुझे पावर ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है, इससे मुझे एक प्रेजेंटेशन का एक तरीक़ा मिलता है। क्योंकि थिएटर में आप तमाम लोगों के सामने आप बात करते हैं, अलग अलग ढंग से आप अपने को एक्सप्रेस करते हैं। तो जब साइंस में आप अपना जो आपने काम किया है उसका भी अगर प्रेजेंटेशन आपका सही नहीं है तो वो कम्युनिकेट नहीं सही होता, यू सी। तो दैट वे इट हेल्प्स मी इन साइंस कि जैसे मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में या इंटरव्यूज फेस करता हूँ, तो उसमें जो काम मैंने किया है तो मेरा ख्याल है कि एज ए थिएटर पर्सन आई कैन एक्सप्रेस इट बेटर देन ए पर्सन हु इज़ ए नॉन एक्टर। ओके, तो ये मेरा मानना है। अच्छा, तो इसी से एक प्रश्न है, ये है कि इसी में जोड़ सकते हैं कि आपके कलाकार ने और वैज्ञानिक ने कभी दोनों एक पेशे एक दूसरे के आड़े तो नहीं आए, सामने खड़े हो गए वहाँ के? नहीं, आड़े नहीं आए। वो उसकी वजह ये थी कि मैंने अपनी प्लानिंग इस ढंग से रखी और दूसरे उस प्लानिंग में आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम एवरीबडी। देखिए, अगर आपको लोगों का आपको कोऑपरेशन न मिले, सहयोग न मिले, क्योंकि थिएटर भी आप अकेले नहीं कर सकते, थिएटर भी एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि आपको उसमें सहयोग करते हैं। वैसे ही साइंस में भी आप अकेले नहीं कर सकते, आपके साथ एक टेक्नीशियन होता है, आपके असिस्टेंट्स होते हैं, आपके सीनियर होते हैं। जब आप कोई चीज़ प्लान करते हैं, आप उसको डिस्कस करते हैं। तो दैट वे आई हैव बीन वेरी लकी दैट आई गॉट सपोर्ट इन साइंस फ्रॉम माई कलीग्स, फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, फ्रॉम माई सीनियर्स। और थिएटर में जिन एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम एवरीबडी। तो क्योंकि दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जैसे आप कोई पेपर देखते होंगे, कोई पब्लिश होता है साइंस का ही पेपर, उसमें 3-4 ऑथर्स होते हैं, तो इट मीन्स दैट दे डू द वर्क जॉइंटली। तो ये तो वो होते हैं जो रिसर्च टीम में होते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियंस आपके साथ होते हैं, हेल्पर्स होते हैं आपके। सो दैट इज ऑल्सो ग्रुप एक्टिविटी। हाँ, तो दैट वी हैव बीन लकी कि जैसे अब मान लीजिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंट प्लान किया, अब बीच में मुझे रिहर्सल के लिए जाना है, मुझे टेलीविजन पे जाना है, रेडियो पे जाना है, तो आई टोल्ड माई कलीग कि भाई ऐसे ऐसे करना, आप हेल्प कर दीजिएगा। व्हेन आई कम बैक आई गिव इट ए फिनिश एंड ऑल दैट। तो दैट वे आई हैव बीन गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। और वैसे ही थिएटर में भी मेरा रहा कि थिएटर में भी जो एक्टर्स मेरे रहे उन्होंने मुझे हेल्प किया। डायरेक्टर ने मुझे, मैंने कम से कम मेरा ख्याल है 30-35 डायरेक्टर्स के साथ काम किया। हाँ, वही। और हर एक से मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला। तो वही नहीं, बहुत से एक्टर्स भी जो मेरे साथ काम करते हैं, नए नए एक्टर, उनसे भी सीखने को मिलता है। कभी कोई नई चीज़, यू नेवर नो, तमाम लोग इनोवेटिव होते हैं और किससे आपको क्या मिल जाए। अच्छा, एक प्रश्न है थोड़ा इस क्षेत्र से अलग हटके, विज्ञान का ही है। आप पेशे से वैज्ञानिक रहे हैं, लेकिन आपका क्षेत्र अलग रहा है और जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनका क्षेत्र अलग होता है। अभी और काफ़ी समय से एक सवाल बहुत ज़्यादा समाज में प्रचलित है कि जो चांद पर हम लोग गए थे वो बात नासा ने झूठ फैलाई है और वो कहीं से वीडियो बना लिया गया, कहीं से कुछ। आप एक व्यक्ति के स्तर पर और एक वैज्ञानिक के स्तर पर इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आप मानते हैं कि वो चांद पे गए थे, नहीं गए थे? देखिए, इस बारे में मेरा ज़्यादा ज्ञान है नहीं, मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में, तो आई वुड नॉट लाइक टू मेक एनी कमेंट ऑन दैट। मुझे आइडिया नहीं है। और अगर
कहा गया है तो फिर किया ज़रूर गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी जो अचीवमेंट होती है उसको आप हर चीज़ के उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उन एविडेंस को ऐसे झुटलाया जाता। वैसे तो देखिए आज जो हमारा जो समाज है, आज जो हमारी पॉलिटिक्स है, उससे आप कुछ भी करिए। अब अभी हमने पाकिस्तान पे हमने वो किया था जब हमारा वहाँ पर से जब बदमाशियाँ हो रही थी, क्या उसका क्या वर्ड यूज़ किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक। अब लोग उसी कहते हैं, हमारे ही नेता लोग कहते हैं साहब वो तो झूठ थी। तो अब ये तो अपना अपना नजरिया होता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है, मैं कोई ऐसा इम्पॉसिबल, मतलब नासा चांद पर बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो लेकिन आई एम नॉट श्योर, तो इस वजह से आई नॉट लाइक टू मेक एनी कमेंट। लेकिन अगर हमारे टॉप लेवल के साइंटिस्ट ने क्लेम किया तो वो झूठ नहीं क्लेम करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, झूठ क्लेम करना एक बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी हो जाता है जी। क्योंकि ये हमारे किसी समाज में या हमारे किसी मोहल्ले में या प्रदेश में या देश तक सीमित नहीं है, ये तो एक इंटरनेशनल इशू है। तो नोबडी वुड लाइक टू बी डिफेम्ड इंटरनेशनली लाइक दैट। तो अगर ऐसा कोई क्लेम हुआ है तो ज़रूर सही होगा। चलिए इस प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। आपका मिलन आप यूरी गागरिन से भी मिले, ऐसा कुछ हमें सुनने में आया? हाँ, यूरी गैगरिन एक्चुअली मेरा CDRI में जो मेरी एंट्री हुई वो हुआ ये था, यूरी गैगरिन यहाँ लखनऊ आए हुए थे और उस समय गिरिराज रस्तोगी मेयर थे लखनऊ के, वो हमारे पिताजी के दोस्त थे और मैं MSc में पढ़ रहा था। उस ज़माने में MSc वगैरह बहुत कम लोग करते थे, इतना ज़्यादा एजुकेशन का चलन नहीं था। तो उनको लगा ये लड़का पढ़ा लिखा है, इसको इनवाइट करो। तो उनका सिविक रिसेप्शन CDRI में किया गया था। तो जब मैं CDRI गया तो उनसे तो मुलाकात हुई ही, मैंने लैब्स भी देखी। तो मुझे लगा कि MSc के बाद मुझे यहाँ आना चाहिए CDRI में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपनी रिसर्च कैरियर को फॉलो करने के लिए, PhD करने के लिए। दैट्स हाउ आई एंटर्ड CDRI, अदरवाइज आई डिडंट नो मच अबाउट CDRI। तो ये भी एक कोइंसिडेंस था। सर अगला प्रश्न जो है वो इसी से निकलता है कि कलाकार जो होता है या रंगकर्मी जो होता है, क्या उसको जॉब की सिक्योरिटी लेके चलना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है? देखिए दो बातें हैं इसमें। जैसे जब थिएटर शुरू किया था उस समय एक्टिंग कोई प्रोफेशन होना बड़ा मुश्किल था। हम लोग सिर्फ स्वांता सुखाए करते थे कि जैसे मैंने बताया कि करते थे, लोग तारीफ करते थे, एक खुद में खुशी होती थी कि हमने कोई कैरेक्टर निभाया। दूसरे, मैं बड़ा लकी था कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में था जहाँ के लोग मुझे कोऑपरेट करते थे और मैं कर लेता था। तो वहाँ भी एक्चुअली हुआ ऐसे था कि मैं थिएटर करता था, लेकिन मैं CDRI में थिएटर नहीं करता था क्योंकि रिहर्सल वगैरह टाइमिंग शाम को होती थी। तो उस समय वहाँ पर एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, डॉक्टर KB माथुर। उन्होंने मेरा थिएटर बाहर देखा, तो उन्होंने जब देखा तो बोले यार तुम तो बड़ा अच्छा थिएटर करते हो, तुम CDRI में क्यों नहीं करते हो? तो मैंने कहा वहाँ तो करूँगा साहब, नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा। ये दिमाग में यही आया कि यार ये तो लड़का थिएटर वेटर करता है, हटाओ इसको। परमानेंट जॉब में था नहीं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में था, जॉब में तो बाद में आया हूँ। तो उनका कि नहीं तुम यहाँ भी क्या करो, हम लोग कल्चरल इवनिंग, जैसे मैंने बताया हमारे मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसे यूजुअली म्यूजिक प्रोग्राम्स और वो सब होते थे, वहाँ मैंने थिएटर इंट्रोड्यूस किया। तो उसको बड़ा सपोर्ट मिला, बल्कि जो हम वही की फिर टीम लेके करने लगे। हम CDRI से ही लोगों को ले करके हमने नाटक करना शुरू किया। बच्चन जी हमारे जो थे, राजेश्वर बच्चन जी हमारे गुरु जी, वो पास में ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करते थे, उनको बुला लेता था लंच में। तो ये जो सपोर्ट मुझे मिली, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिल सकती है आपको, हर इंस्टीट्यूशन में नहीं मिल सकती है। और बहुत से जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें आप नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए आप मेडिकल जॉब में हैं, आप डॉक्टर हैं, कि अब आपको तो मरीज देखना है, आपको तो आप ड्यूटी छोड़ करके नहीं जा सकते। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अब ये ज़रूर है कि आप में कोई और भी टैलेंट होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप कुछ करके
कम से कम अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न कर सके। तो मतलब ये सेकेंडरी होना चाहिए, फर्स्ट आपके हाथ में जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे थिएटर में मैं मानता हूँ, अभी हमने प्ले किया, अभी श्रीलाल शुक्ला जी का लिखा हुआ किस्सा शिवपालगंज का, उसमें कई बच्चे थे। अब वो बच्चों में अभी एक्टिंग सीख रहे हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी दी जाए, भाई आज अगर 22-24 साल का लड़का हो गया है तो घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ हमें ला करके कमा के भी देगा। तो वो अभी आप थिएटर से नहीं, मान लीजिए हमने उनको 1,500, 2,000, 3,000 रुपए दे भी दिए, महीने भर उन्होंने रिहर्सल की, तो इतना पैसा तो कन्वेंस में लग जाता है, इससे ज़्यादा है, सही बात है, और इससे ज़्यादा थिएटर दे नहीं सकता। ये अब होने लगा है कि जो सेलिब्रिटी वैल्यू कुछ लोगों की होने लगी, जैसे अभी हमारे राम इन्होंने किया था, 5,000 रुपए का टिकट था, 1,000 रुपए से या 500 रुपए से 5,000 तक का, आशुतोष राणा जी का, या अभी पीयूष मिश्रा ने एक प्रोग्राम किया था, गगन दमामा बाजू है, गगन बल्ली महाराज से शायद, या गगन दमामा बाजू, मालूम नहीं, कुछ किया था उन्होंने भी, वहीं इंदिरा प्रतिष्ठान में ही किया था, उनका भी टिकट काफी था। लेकिन अभी थिएटर इस लेवल पे नहीं पहुंचा है। अभी हमने टिकट लगाया था, तो यहाँ इत्तेफाक से जो हमारा थिएटर हॉल है, यहाँ आप 100 रुपये ज़्यादा टिकट लगाइए तो किराया डबल कर देते हैं। अब जब वो किराया डबल कर लेंगे तो मान लीजिए आपने कुछ ज़्यादा का टिकट लगाया भी तो किराए भर में निकल जाएगा वो। तो लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा डोनर्स कार्ड वार्ड करके करते हैं, लेकिन थिएटर में इतना होता नहीं जब तक कि उसकी सेलिब्रिटी वैल्यू ना हो। जबकि मुझे मालूम है जो सेलिब्रिटी वैल्यू वाले जो थिएटर होते हैं, कोई उनके में ठप्पा नहीं लगा होता है कि वो बढ़िया ही थिएटर करें। पृथ्वी थिएटर में हम 2 बार कर चुके हैं पृथ्वी थिएटर में, वहाँ हमें मौका नहीं मिल रहा है, कह रहे पता नहीं लखनऊ की टीम कैसी हो कैसी ना हो इनकी। जबकि मैंने वहाँ जो ललित साठे जी जो मैनेजर हैं, उनको हमारे साथियों ने भी कहा, मैंने भी उनको लिखा कि भाई 82 में हम आपके यहाँ कर चुके हैं, 88 में हम आपके यहाँ कर चुके हैं, बड़े सक्सेसफुल प्लेज रहे हैं, आप हमें मौका दीजिए वहाँ करने के लिए। लेकिन वो एक कॉकस बनाए हुए हैं, वहीं के लोगों को देते हैं। और मैंने सुना ऐसा थिएटर होता है कि लोग बाद में कहते हैं अबे पैसा वापस कर, बड़ा ख़राब तूने थिएटर दिखाया मुझे, ये भी नौबत आ जाती है। लेकिन अब ये है कि साहब यहाँ जो थिएटर करने वाले हैं, भले इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, अभी देखिए हमारे संगम बोगड़ा जी कर रहे हैं, उन्होंने 30 नाटक, हास्य नाटक 30 दिन की, अभी वो 50 कहानियाँ कर रहे हैं, तो जाहिर है मेहनत कर रहे हैं। हमारे सूर्यमोहन जी हैं, राज बिसारिया साहब थे हमारे यहाँ, पुनीत अस्थाना हैं, ललित सिंह पोखरिया हैं, सब नामी लोग हैं और अच्छा थिएटर कर रहे हैं। लेकिन सम ऑफ दी अदर वो ऑडियंस कन्विंस नहीं होती है, तो हम लोग को तो बुलाना पड़ता है ऑडियंस को साफ आने के लिए। तो अभी इस वजह से, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप अच्छा थिएटर कर रहे हैं तो आपको मौका मिलता है कि आप, जैसे लखनऊ में बड़ी शूटिंग्स अब होने लगी हैं, तो उसमें आप जा कर के यू कैन मेक दैट एज एन अर्निंग। थिएटर को सिनेमा के विकल्प के रूप में देख सकते हैं क्या? क्यों नहीं देख सकते? देखिए ये कुछ लोग जो बड़े थिएटर के माध्यम से सिनेमा में जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो थिएटर को कहते हैं बड़े कमिटेड, नहीं थिएटर वाले को थिएटर करना चाहिए, फिल्म में जाना नहीं चाहिए, फिल्म क्या घटिया चीज है, वो लोग कहते हैं जिनको मौका नहीं मिलता। करना सब चाहते हैं, एवरीबडी वांट। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं हूँ थिएटर में भी मैंने इतना करके थोड़ी पहचान बनाई है, लेकिन जो पहचान मुझे, एक फिल्म मैंने शहजादे कर ली, जो मैंने उड़ान सीरियल किया था 1989 में, द होल इंडिया न्यू मी। मैं जहाँ जाता था, मैं मीटिंग्स वगैरह में, अपनी साइंटिफिक मीटिंग में जाता था, वो तो एक सीरियल था जो मैंने कुल किया था, बट पीपल वुड नेवर बिलीव आई एम सेम बशीर अहमद ऑफ उड़ान। मैं कहीं लेक्चर देने, किरदार के नाम कहीं लेक्चर देने जाता था, कहीं साइंटिफिक मीटिंग में जाता था, कहीं एग्जाम लेने जाता था, बट दैट गेव मी ओवरनाइट पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। आज भी मुझे लोग इशकजादे की वजह से जानते हैं। 2012 में आई थी फिल्म, 13 साल हो गए उसको। अभी अरे सर आप तो वो इशकजादे वाले। इशकजादे का एक किस्सा है, आपको लखनऊ में एक बच्चा मिल गया, सुनने लगा चौक में कहाँ पर वो हुआ ये मेरे को साथी अमेरिका से आए थे, वो दिल्ली से आए थे, उसमें डायरेक्टर जनरल जो ICMR के थे, प्रोफेसर गांगुली मेरे क्लास फेलो रहे थे, डॉक्टर मंतोष बनर्जी वो ऑन्कोलॉजी के बड़े भारी सर्जन रहे हैं, वहाँ अमेरिका से आए थे, उनकी वाइफ आई।
तो मैं गया था राम आश्रय क्या, मैंने कहा कुछ इनको स्पेशल मिठाई, पान की गिलौरी जो है वो हर जगह नहीं मिलती, वो उनको खिलाई जाए। तो वहाँ गया, एक लड़का मिला, साहब अरे सर आप तो इशकजादे वाले हैं। मैंने कहा अच्छा तुम जानते हो? अरे सर मुझे डायलॉग याद है। उन्होंने साहब मेरा एक डायलॉग सुना दिया। तो देखिए ये फैन फॉलोइंग होती है। कौन सा डायलॉग सुनाया था आपने? उसने वो डायलॉग सुनाया था जो मैं, यहाँ हमारे एक एक्टर हैं बॉबी, अमरीश बॉबी हैं, उन्होंने उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर का रोल किया था। तो मैं उनसे एक डायलॉग बोलता हूँ कि वो कहने लगे कि साहब इलेक्शन होने जा रहा है और हमारी एक ग्रुप से राइवलरी है, तो उसमें राइवलरी में तो आप जानते हैं यहाँ क्या हो जाता है, बवाल हो जाते हैं। तो कहने साहब देखिए वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं साहब शांति से हो जाएं भाई। यही तो उसमें मेरा डायलॉग ये है कि देखो भाई ऐसा है, हम तो गांधी बाबा के चेले हैं, हमने हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको समझा लो, उन्होंने अगर कुछ किया गड़बड़ सड़बड़ तो हमारे लोग चुप नहीं बैठेंगे। और मतलब वो अगर शेर हैं तो हम फिर सवा शेर बढ़ करके उनको जवाब देंगे, समथिंग लाइक दैट। वैसे तो हम गांधी बाबा के चेले हैं। तो उसको याद था, मुझे आज भी नहीं याद है। लेकिन तो मेरा कहना ये है कि क्या है कि आपको बड़ा जल्दी, अभी परसों पंकज त्रिपाठी आया हुआ था। पंकज एक सीरियल बना था, उसमें मेरे पोते का रोल किया था। तो ही न्यू में, क्या नाम था सीरियल का, कुछ याद नहीं है, उनका सुमित का था, उसे मैंने किया भी नहीं। वो सीरियल का पायलट बना था, वो पायलट अप्रूव हो गया और 6 महीने के बाद उन्होंने उसको शुरू करना शुरू किया। तब तक मैं बालाजी का एक दूसरा सीरियल ले चुका था। वहाँ मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, नहीं यू हैव साइन द एग्रीमेंट, आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि चैनल को भी अच्छे आर्टिस्ट लिमिटेड ही मिलते हैं। बल्कि जिन्होंने पायलट बनाया था जिस प्रोडक्शन हाउस ने, तो उसमें से कई एक्टर्स को चैनल ने रिजेक्ट कर दिया, बोले हमें ये एक्टर नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उन्होंने रखा था। तो अब वो मेरे पीछे पड़ गए कि यार नहीं इनसे तो कराओ, नहीं दूसरा एक्टर हम कहाँ से लाएंगे। तो खैर फिर मिला उनको दूसरा, तो उसमें उसने किया था मेरे साथ पायलट, तो उससे मेरी पहचान हो गई थी। तो अब परसों मैंने देखा पूरी भीड़ उसके साथ चल रही थी, जिसको देखो फोटो खिंचाने के लिए, जिसको वो मेरे साथ ये हुआ। मैं उड़ान जब आया था तो 92-93 की बात है, मैं गया था भोपाल, वहाँ भारत भवन में मेरा प्ले था, शायद वो था प्ले कमला। तो मैं बाहर कैंटीन ऑर्डर देने के लिए 150-200 बच्चे एनसीसी के आए हुए थे, लड़के लड़कियाँ, मोबाइल तो होता नहीं था उस समय। अब जैसे जब मैं जाने लगा, एक ने मुझे पहचान लिया, अरे सर आप तो उड़ान वाले हैं। तो मैं बस ज़रा सा मुस्कुराया ही था, तो बिल्कुल जैसे बरैया का छत्ता नहीं आपको घेर लेता है, अरे अरे तू हट तू हट तू हट, सर मुझे ऑटोग्राफ, अच्छा ये कैमरे होते थे, मेरी फोटो ले, तेरी होगी, तू हट। मतलब आधा घंटा लग गया था। एंड आई रियली फील ग्रेट प्लेजर एंड प्रिविलेज। अभी भी जब मेरे साथ लोग फोटो खिंचाते हैं, मेरी वाइफ इसी से परेशान रहती, कहती तुम तो जिस मीटिंग में जाते हो फिर आधा घंटा मुझे लगता है तुम्हारे साथ फोटो खिंचाने का। बट यू नो एक जो फोटो खिंचाता है उसको तो पता नहीं कितना सुख मिलता है, खुशी मिलती है। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि देखिए वो मुझे इतना मान सम्मान दे रहा है। मुझे नहीं लगता इससे बढ़ करके आदमी को जिंदगी में कोई और खुशी हो सकती है। सो ये जो आपको मिलता है, तो भाई क्यों आप ये चीज़ न लें। थिएटर ज़रूर थिएटर करिए, थिएटर इज़ वेरी क्रिएटिव एंड थिएटर इज़ डिफ़िकल्ट देन फिल्म, आई टेल यू। थिएटर करना मुश्किल काम है मेरे हिसाब से फिल्म करने से, लेकिन जो थिएटर में जो आप सीखते हैं जब आप उसको फिल्म में अप्लाई करते हैं तो आपको हेल्प करता है। बहुत से डायरेक्टर्स हैं, जैसे प्रकाश जी थे, प्रकाश जी को जब पता लगा कि मैं थिएटर से हूँ, उन्होंने सिर्फ मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, कोई मुझसे डायलॉग नहीं, मेरा ऑडिशन नहीं लिया उन्होंने। बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं वो कहते हैं हमें थिएटर एक्टर्स चाहिए, क्योंकि जानते हैं वो एक टेक में, भाई थिएटर में रिटेक तो होता नहीं। हाँ, आपने जो डिलीवर कर दिया सो डिलीवर कर दिया। तो वो इसीलिए थिएटर के एक्टर, आज आप देखिए कि थिएटर के एक्टर्स भले ही स्टार भले ही ना हो, बट दे आर एक्टर्स। चाहे वो नसीर साहब हो, चाहे मनोज बाजपेयी हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, चाहे इरफान साहब थे, चाहे वो नवाजुद्दीन हो। आज देखिए आज यही लोग डोमिनेट कर रहे हैं।
वैसा सिनेमा देखा जा रहा है, वैसे ही सिनेमा उनका देखा जा रहा है। अब वो बात अलग है कि वो भले ही शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार भले ही नहीं हो, बट जो लोग थिएटर की कदर करते हैं, जो एक्टिंग की कदर करते हैं, उनको देखने जाते हैं, वो सस्टेन करते हैं लंबे समय तक। जी। जैसे वो थिएटर टाइप जो मूवी होती हैं या इस तरह की जो बनती हैं, वो लंबे समय तक दिखती हैं। इनका ट्रेंड नहीं आता, वो कंटेंट एंड एक्टिंग दोनों चीजें। इससे एक प्रश्न और, लखनऊ में आप नए कलाकारों में या नए थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं उसमें किसी को उभरता हुआ देखते हैं कि जो बहुत अच्छा काम करता नहीं है लखनऊ में? मैं नाम तो नहीं लूंगा, नहीं दूसरे बुरा मान जाएंगे। ले लीजिए नाम, कोई बुरा नहीं मानता है। नहीं, दूसरे बुरा मान जाएंगे जिनका मैं, सब मेरा नाम क्यों नहीं लिया अनिल जी ने मेरे साथ। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हैं लखनऊ में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार। मैं आपको एक बात, एक छोटा सा वाक्य बताऊं। वो सज्जन कल भी मेरे साथ थे, अशोक सिन्हा जी हैं यहाँ पर। मैं इशक ज़ादे के जब मेरा ऑडिशन हुआ तो जो मुझे डायलॉग दिया गया वही डायलॉग दिया गया था, ये जो अभी मैं बोल रहा था, गांधी बाबा वाला ऑडिशन के लिए दिया गया था। तो उसमें एक लाइन मेरी नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने कहा अशोक भी को भी यही रोल दिया गया था ऑडिशन के लिए, 5-6 और लोगों को भी दिया गया था वो। और आपको पता है कास्टिंग डायरेक्टर कौन था? भूमि पेडनेकर। शी वॉज कास्टिंग डायरेक्टर। वो तो बाद में उसको लोगों ने बताया कि यार तुम्हारे में खुद टैलेंट है, तुम क्यों नहीं एक्ट्रेस बनती हो। उसकी मदर के साथ मैंने एक सीरियल किया है, तो उन्होंने बताया आजकल भूमि एक्टिंग में है। तो उन्होंने वो लाइन कही, अरे डॉक्टर साहब ये तो वैसे है ये लाइन। अरे मैंने कहा मेरी समझ में क्यों नहीं आई, लेकिन इत्तेफाक के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, उनका नहीं हुआ। होता है कभी। तो ऐसा नहीं कि वो कोई कमजोर एक्टर थे, भाई जाहिर है जो चीज़ मेरी नहीं समझ आई उनकी समझ आ गई तो बेटर ही होंगे वो। तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी बहुत से उभरते कलाकार, लेकिन लक भी बहुत मैटर करती है। मैं आपको बताऊं, लक को मानते हैं आप? बहुत, बिल्कुल मानता हूँ, 100% मानता हूँ। मैं एक फॉर्मूला बनाए हुए हूँ, हार्ड वर्क प्लस परसिवरेंस। आप कितना फॉलो करते हो उस चीज को। जैसे मैं थिएटर में लगा रहा, मेरा कमिटमेंट रहा, डेडिकेशन रहा, निरंतरता रही, प्लस टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय लक। लक प्लेज ए रोल। मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स मैंने देखे बम्बई में, लेकिन लक नहीं साथ देती, नहीं उनको चांस मिला। और स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स प्ले ए रोल इन योर लक। ज्योतिष वाले स्टार्स, बिल्कुल। ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम, बहुत जबरदस्त मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। मतलब अभी जो होते हैं वैज्ञानिक आधार पर लोग कहते हैं, जो ज्यादा वैज्ञानिक सोच रखते हैं और जो अपने आप को प्रगतिशील बताते हैं जी, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपने कर्म करते, आप मैं मानता, और आप एक वैज्ञानिक CDRI मैं ऐसा कह रहे हैं। मैं मानता हूँ। मेरे एक परिचित हैं, ही इज अ वेरी प्रॉमिसिंग बॉय, वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, लेकिन जिसको हम उनके जन्मपत्र दिखाते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, बल्कि हमारे एक मित्र हैं, वो पामिस्ट हैं, बहुत अच्छे पामिस्ट, हाथ देखते हैं। हाँ हैं अभी भी वो, लेकिन अब हाथ नहीं देखते हैं। उन्होंने उसकी हाथ देख करके बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये लड़का नेचर में कैसा होगा, एंड इट वेंट एग्जैक्टली लाइक दैट। जो उसकी जन्मपत्र में लिखा है, आई एम सीइंग सेम थिंग इज हैपनिंग। तो जब आप किसी को इतना क्लोज से देखते हैं तो आप कैसे नहीं इसको विश्वास करें। मैं मानता हूं, लेकिन वैज्ञानिक लोग इसको नहीं मानते हैं और आप इसको मान रहे हैं क्या? नहीं मैं 100%। देखिए हमारे यहाँ ये ज्योतिष विज्ञान तो बहुत पुराना चला हुआ है। ये जंतर मंतर वगैरह, ये जो सब जगह हैं, जो कि जहाँ से लोग कहते हैं कि सोलर सिस्टम जो है कैसे डिसाइड करते हैं क्या होता है। आप देखिए बड़े बड़े नेताओं की जन्मपत्र जो है, दे गो बाय इट। और ये है, ये ज्योतिष विज्ञान है, अब तो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है। आई फुली बिलीव इन इट। मैं आपको बता दूं, जो मेरे दोस्त पामिस्ट थे, उन्होंने ऐसी ऐसी सही पामिस्ट्री देख करके बताई है, 100% सही बैठी। एक साहब को उन्होंने बता दिया कि आपके तो राजयोग हैं, आप मस्त मौज करेंगे, लेकिन आप अपने किसी दोस्त, खास दोस्त से होशियार रहिएगा, ही में चीट यू। मालूम हुआ उस दोस्त ने उनका किडनैपिंग करा दी, उसी दोस्त ने जिसको उसकी माँ उनके अपने चौथे बेटे की तरह से मानती थी।
तो इतना पावरफुल, जब आप इस चीज़ को देखेंगे, जिस शख्स ने ये बात 2 साल पहले बता दी, ये बात, और वो 2 साल बाद हुई, कैन यू डिनाई इट? नहीं कर सकते। उन्होंने मेरे घर में ही एक केस में उन्होंने बता दिया कि आपके बच्चा होगा, लेकिन अपर पोर्शन जो है उसका वो गड़बड़ हो सकता है। बच्चा नॉर्मल हुआ, वो भी खुश हुए देख करके। मालूम हुआ धीरे 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 वो बच्चे में हाइड्रोसेफेली डेवलप होने लगी एंड बच्चा डिफॉर्म हो गया। उन्होंने प्रेगनेंसी के समय प्रेडिक्ट कर दिया था ये बात, तो आप कैसे नहीं मानेंगे? आई एम 100% बिलीवर ऑफ, बशर्ते कि सही जनपत्र आपकी हो, क्योंकि जनपत्र जो बनती है वो आपके जो प्लेसमेंट होता है स्टार्स का। साइंटिफिक एविडेंस है इसका कुछ, इस चीज का कुछ अभी तक क्या वैज्ञानिकों ने खोज करके मतलब नहीं, वैज्ञानिक रिसर्चेस करी हुई इस पे लंबे समय तक और कहा कि हाँ नहीं ये चीज सही है? अब मुझे ऐसा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सी चीज़ों के एविडेंस नहीं होते। होम्योपैथी है, होम्योपैथी को हमारी साइंस नकारती है। मैं बात बताऊं आपको, 2018 की बात है, मुझे प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराना था। मेरे सारे टेस्ट हो गए, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, कार्डियक टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, सब हो गया। हमारे यहाँ आप जानते होंगे शोभना जगदीश बहुत मशहूर एंकर रही हैं, उनकी बड़ी बहन अभी बेचारी की डेथ हो गई। उसका मेरे पास फ़ोन आया, अनिल भैया कैसे हैं? वो जब भी मेरा फ़ोटो अखबार में छपता था या मेरा कोई रिव्यू छपता था फ़ौरन फ़ोन करते, आज तो आप फ़ोटो पे छपे हैं। तो मैंने कहा हाँ अच्छा, कैसे है? मैंने कहा कुछ नहीं, परसों एडमिट हो रहा हूँ, मुझे प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया। बड़ी ज़ोर से चीखी फ़ोन पे, नो आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे। मैंने कहा क्या हो गया भाई? बोले मैं आपको दवा बताती हूँ। होम्योपैथिक दवा उसने मुझे एक बताई। मैं होम्योपैथिक आज भी दे रहा हूँ, आज 2025 हो गया। आई हैव नेवर बीन फॉर ऑपरेशन। तो उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी, उनको जो आप प्रूफ की बात कर रहे हैं, उनको बताया गया कि उनको यूटीआई था। डॉक्टर M.K. मित्रा बहुत बड़े यहाँ वो थे यूरोलॉजिस्ट, वो साहब एंटीबायोटिक देते देते फेल हो गए। मैं अपनी लैब में भी CDRI में टेस्ट कराता था, पैथोलॉजिकल लैब में टेस्ट कराता था, पैथोजन कहीं से कमी नहीं हो रहा था। हमारे पड़ोस में हैनीमैन साइंटिफिक लैब आप देखेंगे, जब आप उस पर जाएँ, मारुति से पहले उनका है, वो ही इज़ ए एलोपैथिक डॉक्टर, लेकिन प्रैक्टिस होम्योपैथी में करता है। उन्होंने कहा हमें आप मैडम की एक यूरिन हाई सेंट्रीफ्यूज करके दे दीजिए। उस समय CDRI में था, मैंने काफ़ी हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करके यूरिन पोर करके ट्यूब दे दी। मैंने कहा इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। बोला मुझे सब दिख रहा है। उससे साहब उसको डाइल्यूट करके पोटेंटाइज करके दवा दी, और वो दवा से ऐसे उनका ट्रीटमेंट हुआ कि जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए, ऐसी फास्ट पैथोजन गायब होने लगा। तो कुल मिलाकर के वैज्ञानिक तथ्य पर आधार पर जो चीजें, बहुत चीजें जो वैज्ञानिक आधार पर नहीं, लेकिन दे एग्जिस्ट। जैसे पामिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। लाइंस जो हैं आपकी, योर लाइंस दे डिसाइड योर फ्यूचर। उसी तरीके से जो स्टार्स हैं, स्टार्स का प्लेसमेंट, लोग कहते हैं कि राहु की दशा है, मंगल की दशा है, शनि की दशा है, दे आर ऑल देयर एंड दे हैव देयर इफेक्ट। यहूदी की लड़की में आपने यहूदी का रोल किया था, तो एक जगह बैठा मैं आपको सुन रहा था, शायद BBAU में आप मंच पर थे और वहाँ नीचे बैठा मैं सुन रहा था अभी जल्दी ही। तो वहाँ पर आपने उसका कुछ अंश पढ़ा था, कुछ एक डायलॉग बोला था, क्या मैं दर्शकों को सुना सकते हैं? यहूदी की अच्छा लगा मुझे। यहूदी की लड़की की भी मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ। वो रोल बेसिकली अनुपम खेर साहब कर रहे थे। जब मैं थिएटर कर रहा था, खेर साहब कर रहे थे। और ये देखिए, ये भी मैं इसको आप क्या कहिएगा, ये भी शेयर लक थी मेरी कि बिल्ली के भागों छीका फूटा जिसको कहते हैं। खेर साहब अगर रहते तो मुझे वो रोल कभी नहीं मिलता। मैं उसमें ब्रूटस का रोल कर रहा था, लेकिन चांस ऐसा, खेर साहब को 15 दिन के बाद जाना पड़ा बम्बई। बोले अनिल जी मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये तो वहाँ मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है। थपलियाल जी ने मुझे ऑफर किया। मैं आई वॉज वेरी पैनिकी कि कहीं खेर साहब और कहीं मैं। खेर साहब हैज बीन एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो खैर साहब मैंने फिर वो चैलेंज लिया। थपलियाल जी ने मुझे ट्रेन किया उस ढंग से, और मैंने किया। एंड स्टिल आई से दैट इट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट प्लेज ऑफ माई लाइफ।
जो कि आप सोचिए, इसका लास्ट शो मैंने 2010 में किया था, लेकिन अगर कल आप इसका शो करें, मैं सिर्फ आज स्क्रिप्ट देखूंगा, कल मैं करने के लिए तैयार हूँ। इतने डायलॉग मुझे उसके याद हैं। तो कुछ सुना दीजिए। उसका एक डायलॉग मैं सुनाता हूँ, जो मैं उससे बोलता हूँ, ब्रूटस से, कि वो कहता है कि यहूदी की लड़की कहता है इसका जो जुर्म है वो साबित हो गया, इसलिए इसको तेल के खौलते हुए कढ़ाई में डाल दिया जाए। तो कहता अच्छा ठीक है डाल दो, लेकिन उसके पहले मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, तेरे भी एक लड़की हुआ करती। तो बोले हाँ थी। तो बोला उसी के रिलेशन में किस्सा है। तो उसको बताता है अच्छा, तो वो बेसिकली लड़की उसी रोमन की होती है, सरदार की, जिसको यहूदी ने पाला था। तो जो यहूदी की लड़की जो प्ले है, तो वो यहूदी की लड़की नहीं, वो लड़की रोमन सरदार की, जिसको यहूदी ने पाला था। तो उसी से रिलेटेड एक डायलॉग है, अच्छा तो सुन, रोमा की आतिश ज़दगी से 2 बरस पेशतर का वाकया है कि तूने मैं सलाम न करने के जुर्म में मेरी शीर ख्वार बच्ची को उसकी माँ के सीने से छीनकर आग के तंदूर में डाल दिया था। मगर वो जालिम खूंखार रोमन उस वक्त जब रोमा के गली कूचों में नेज़े की आग से जलजला अंगेज तलातुम बरपा था, मैं तेरे घर की छत पर चढ़ा और तेरी शीर ख्वार बच्ची को, जो अपनी मुर्दा माँ के सीने से लिपटी हुई आग की गर्मी से बिलख रही थी, उठा लिया और अपनी औलाद बनाकर पाला। मैंने एक मजलूम और कंगाल यहूदी ने, जिसकी मजलूम और बेजुबान बच्ची को तूने आग के तंदूर में जलाया, उसने तेरी शीर ख्वार बच्ची को तबाहकुन आग के शोलों के मुंह से बचाया। सितमगरी से चमन मेरा पायमाल किया, कसाई तूने मेरे खून को हलाल किया। सलूक मेरा गरेबा में डाल मुंह और दे कि तेरी बच्ची को है सींच कर निहाल किया। तो ये एक डायलॉग था। बहुत से डायलॉग हैं जो कि मैं मतलब उसमें बिल्कुल डूब जाता था। थपलियाल जी ने उसकी इस ढंग से मेरी ट्रेनिंग की थी कि अब पता नहीं पारसी शैली क्या होती है, हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि आखिरी आर्टिस्ट उसके एक फिदा हुसैन नरसी साहब थे मुरादाबाद के, उनसे मैं मिला था लेकिन कभी उनको बोलते नहीं सुना था। बट दिस इज व्हाट थपलियाल कंसीव्ड कि कुछ ऐसा होगा यहूदी का कैरेक्टर। कैरियर वाली बात थी, वो जरूरी है करना कि आज थिएटर को आप अगर आप जैसे परसिवरेंस है आप में, आप लगे हुए हैं, आप उसको जम के कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसको जल्दी सीढ़ी बना करके चढ़ने कोशिश मत कि सीढ़ी है ये, लेकिन इतनी आसान सीढ़ी नहीं कि आप खट 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 चढ़ते चले गए। मुश्किल सीढ़ी है, धीरे धीरे एक एक करके सीढ़ी चढ़ गया। थिएटर की ट्रेनिंग पहले अच्छे लीजिए, अच्छे गुरुओं के साथ काम करिए, डेडिकेशन के साथ काम करिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मौके आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपके साथ साथ में कुछ और भी टैलेंट है तो उसको भी जिंदा रखिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लक अक्सर होती है। अब जैसे मैं मनोज वाजपेयी जी के एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि वो इतने निराश हो गए थे बम्बई से कि उनका चलो मैं वापस बिहार चलता हूँ, लेकिन इत्तेफाक से उनको फिर एक चांस मिल गया ऐसा कि फिर देहरादून
लुकिंग बैक, ओमपुरी जी जो राग दरबारी जो अभी मैंने परसों किया है, ओमपुरी जी जब आए थे यहाँ करने राग दरबारी शूट करने, कहले अनिल जी मुझे पंजाब बुलाया गया किसी फिल्म के लिए, मोबाइल थे नहीं, लैंडलाइन फ़ोन थे, उनकी शूटिंग कुछ पोस्टपोन हो गई, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं वापस जाऊँ। तो देखिए ये स्ट्रगल किया है लोगों ने। खेर साहब ने, खेर साहब का एक प्ले है कुछ भी हो सकता है, वो मैंने कराया था 2010 में यहाँ, उसमें उन्होंने अपनी स्ट्रगल दिखाई है कि कैसे जब महेश भट्ट ने लिटरली बोले कि मैं जब वापस आने लगा उनकी खिड़की के सामने बैठ के मैंने उनको गालियां दी कि तुमने मेरा कैरियर चौपट कर दिया, तुमने मुझे इतनी बार बुलाया और ये किया वो किया और तुमने मुझे रोल नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि किसने कहा तुम्हें मैंने रोल नहीं दिया, मैंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया। मीन्स ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड। महेश भट्ट ने उनको आसानी से नहीं मिल गया था ये सारांश करो, उसके लिए बहुत उनको हर तरीके से टेस्ट किया था। तो आज आप देखिए वो कहाँ पर। तो चीज़ ये है कि जो मैंने बताया हार्ड वर्क, परसिवरेंस, टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय लक। ठीक है, ये ज़रूर होता है। आप हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, यहीं से एक प्रश्न आता है, तहजीब के मामले में लखनऊ के क्या मायने हैं? क्या केवल चिकन से चिकन तक सीमित है? जैसा कहते हैं कि यहाँ का चिकन मशहूर है और चिकन भी मशहूर है। जी नहीं, यहाँ की तहजीब देखिए मैं आपको बताऊं, अब वो चाहे यहाँ के जो नवाब रहे हैं मोस्टली शिया कल्चर के रहे, शिया सुन्नी जो होते हैं शिया रहे, और शिया लोग जो मैंने सुना है, देखिए मैं इस बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो लोग आए थे ईरान से, और वहाँ एक का कल्चर, जैसे हम किसी गाली भी देते हैं तो हम कहते हैं आप गधे हैं, ये नहीं कहते तू गधा है। इसी ये कल्चर अभी भी, हम जो पुराने लखनऊ के रहने वाले हैं, हम में वो चीज़ है। और यहाँ की नज़ाकत, नफासत, बात करने का तरीक़ा, देखिए यहाँ आदाब भी करते हैं, बड़े सलीक़े से आदाब करते हैं, हेलो आदाब, ये नहीं कहते आदाब, लाठी नहीं मारते आजकल की नौजवान आदाब, लेकिन हम लोग जो करते हैं आदाब। तो एक ये जो लखनऊ की तहजीब है, मैं आपको बताऊं, मैं बम्बई में अक्सर मुझसे जो डायरेक्टर होते थे, आप लखनऊ से हैं क्या? मैंने कहा हाँ, कैसे जानते? आपके बात करने के लहजे से, आपके तरीक़े से मुझे पता लगता है कि आप लखनऊ के। तो लखनऊ में जो पर्टिकुलर जो पुराना लखनऊ है, यहाँ साहब वो कल्चर रहा है, लोगों की जो शख्सियत रही है, बहुत ही लोग मिलनसार, एक दूसरे को हेल्प करने वाले, एक दूसरे की इज्जत करने वाले रहे हैं। अब वो लखनऊ अब लखनऊ नहीं रहा, क्योंकि लखनऊ में भी, और वो हर जगह होता है, देखिए बाहर से लोग आ करके बसते हैं। अब लखनऊ में हर जगह के लोग हैं जिनका अपना अलग अलग, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनका अपना कल्चर है, वो अपना कल्चर लेकर के आते हैं जो कि हमारे इस कल्चर में इंटरमिंगल्ड हो रहा है। आजकल के बच्चे जो हैं वो हमारे उस कल्चर में नहीं जाते हैं। मैं बताऊं, जैसे शीन काफ एक चीज़ होती, तलफ़ुज़ एक चीज़ होती है, हम लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं। अब जैसे मैंने यहूदी की लड़की किया, आप सोचिए ये नाटक मैंने बनारस में किया, वहाँ उर्दू की कॉन्फ्रेंस थी जिसे मुझे बुलाया गया था। उर्दू की कॉन्फ्रेंस के माने ये कि एक से एक अदीब लोग लिटरेचर उर्दू के आए हुए थे, लेकिन उनको कहीं से कहीं मौका नहीं मिला कि शिकायत करने का कि यार आपके बच्चों का तलफ़ुज़ नहीं अच्छा था। तो हम लोग वी आर वेरी पर्टिकुलर। हालांकि मेरा भी बड़ा गड़बड़ था, मुझे इसमें नादरा की बड़ी बहन थी, नादरा ज़हीर बब्बर की बड़ी बहन नजमा ज़हीर, मैं उनको नजमा ज़हीर कहता था। नजमा उनका नाम था, नजमा ज़हीर बाकर, मैं उनको नजमा ज़हीर कहता था, तो टोकती थी मुझे, लेकिन देन आई पिक्ड अप। लेकिन आज के बच्चे एफर्ट नहीं करते हैं, इवन मुस्लिम बच्चे जो हैं उनका तलफ़ुज़ बहुत ख़राब होता है, मुझे बताना पड़ता है उनको, बेटा ऐसे नहीं ऐसे बोलो। तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म तो हो रही हैं। तो ये चिकन से चिकन तक नहीं, और भी चीज़ें इसमें शामिल थी पहले तहजीब? हाँ, अरे बहुत सी साल लोग बाहर से आते हैं, यहाँ का चिकन मशहूर है, दोनों चिकन नहीं, इसके अलावा भी और नहीं, यहाँ की जरदोज़ी बहुत मशहूर थी, जरदोज़ी का काम लखनऊ का बहुत मशहूर था। लखनऊ के जो खाने हैं, फूड्स, वो बहुत मशहूर हुआ करती थे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग बहुत मशहूर रहती थी, और दूसरे यहाँ की तवाइफें बहुत मशहूर रहती थी। प्रोस्टिट्यूट जिनको कहा जाता था, तवाइफें जो कि डांस करने का जिनका पेशा था। देखिए दो होती थी, एक तो प्रोस्टिट्यूट्स होती जो
धंधा भी करती थी, और दूसरे जो सिर्फ डांसिंग में रहती थी। लोग उन डांसर्स को बाहर, मुझे याद है मेरे भाई साहब की शादी इलाहाबाद हुई थी, मैं लखनऊ से एक डांसर को ले गया था बस में अपने साथ, मेरी शादी में डांस हुआ था तवाइफ का। तो और लोग पहले अपने घरों से तवाइफों के यहाँ बच्चों को भेजते थे सलीका सीखने के लिए, तहजीब सीखने के लिए, ये चीज़ रिकॉर्डेड है। तो वो लखनऊ का कल्चर तो नायाब रहा। हम लोग तहजीब की बात कर रहे हैं। अभी इस समय एक वर्तमान में एक मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से गर्म है। वो मुद्दा ये है कि एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक शो में बैठकर ये कहा कि हमारे जो माँ बाप होते हैं वो एक ऐसी अवस्था में होते हैं, उस पर क्या तुमने देखा है इस तरीके से? आपको नहीं, वो मुझे मालूम है। वो उस पे आप क्या कहेंगे कि नहीं, समाज में क्या जा रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया है। कुछ लोग उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, कुछ नहीं, जस्टिफिकेशन तो आप हर चीज़ का कर सकते हैं। मैं अभी आपको माँ बहन की गालियाँ देने लगूँ और मेरा कोई दूसरा जस्टिफाई कर देगा कि इसलिए इन्होंने आपको गाली दी, तो जस्टिफिकेशन तो हर चीज़ का होता है, बट जस्टिफिकेशन जो है वो सही नहीं। जो उन्होंने जो किया है, मैंने पढ़ा उसके बारे में, बल्कि मैंने कोई किसी चैनल पे डिस्कशन था, उसमें मैं बोला था दिस इज नॉट परमिटेड। यू सी, एक मर्यादा होती है, हम लोगों की सीमा होती। देखिए जो वो है हमारे मनोज मुंतशिर साहब, उन्होंने जो उसके डायलॉग लिखे थे, जो कौन सी फिल्म आई थी, बाहुबली, आदि पुरुष, अभी नई वाली आदि पुरुष, कितनी क्रिटिसिज्म हुई, और बाद में उन्होंने भी, अब वो कहने लगे मैंने अपनी दादी से ऐसे किस्से सुने थे। अरे दादी ऐसे किस्से सुने जानने से लिए आप उसको सिर्फ एक चीप पॉपुलैरिटी के लिए, लेकिन उन पे बाद में रियलाइज, आई मीन आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मनोज जी। क्या साहब उनकी नॉलेज तो मतलब है, ये चीजें समाज में नहीं बिल्कुल नहीं है। देखिए एक समाज की एक मर्यादा, और हमें इस नाम पे कि आज सब वेस्टर्नाइज कल्चर हो रहा है और ये मर्यादा कुछ नहीं होती, जो कपड़े हैं ये हैं वो हैं, मैं साहब नहीं मानता हूँ। हर एक देश की, हर एक प्रदेश की, हर एक रीजन की एक अपना कल्चर होता है, एंड दिस कल्चर हैज बीन ट्रेडिशनल कल्चर, जो हमारे ट्रेडिशन से आया हुआ है, एंड दैट मस्ट बी ऑब्जर्व। आप कई बार असभ्य भाषा, जैसा कि आपने अभी कहा, ये सारी चीजें गलत होती हैं, इन पर आप कहते हैं कि ये सब गलत हैं और बहुत नहीं होना चाहिए। आपने आश्रम किया है, उसके कंटेंट पे आरोप जाता है कि ये बहुत सारी सीमाओं को इसने पार किया है। नहीं, मैं देखिए, मैं ये भी मैं चैनल पे डिस्कस कर चुका हूँ, और उनसे डिस्कस कर चुका हूँ जो बड़े फेमस वो हैं, जो पहले आप में थे, छोड़ दिया उन्होंने, क्या नाम है, किसमें? आशुतोष जी, पहले आप में थे, वो भी थे। कहने के अगर आपको, मैं चैनल में जो आजकल जो ये है OTTs जो आ गए हैं, उस पे जो जैसे मिर्जापुर आया था, भ्रष्ट गालियों से भरा हुआ, तो आई वॉज डेड अगेंस्ट इट। तो उन्होंने हमसे यही कहा, तो फिर आपने आश्रम क्यों किया? उसमें आश्रम में बड़े बोल्ड सीन्स हैं, ये हैं। तो मैंने कहा देखिए, एक तो उन बोल्ड सीन्स के बारे में मुझे पता नहीं था, आई रियली डिडंट नो। मैं तो अपना रोल मुझे मिला था, और मुझे भी वो जो बहुत बोल्ड सीन्स थे मुझे भी नहीं अच्छे लगे, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मुझे एक दो ऐसी वेब सीरीज मिली जिसमें मुझसे भी वो ऐसी भाषा बुलवाना चाहते थे, मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं बोल सकता है भाषा। सखाराम बाइंडर मैंने प्ले किया है, उसमें बहुत गाली गलौज है, बहुत गाली बकता है। मैंने एक जस्ट टू डिपिक्ट दैट कैरेक्टर, मैंने एक आध जगह उसको यूज किया, बाकी मैंने और जगह नहीं यूज किया। क्योंकि देखिए, ये मानना कि साहब आप ओपनली तो आप गालियां बकते हैं। अभी एक कोई डिस्कशन हुआ था, ये जो बुक, ये प्रिपरेशन नहीं, अभी जो वो पुस्तक मेला आया था, वहाँ भी ऐसा एक डिस्कशन था, वहाँ भी मैंने तो अब दूसरे ये कि अगर मुझे वो ऐसा बोल्ड सीन करने को दिया जाए, मैंने किया है। मैंने सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक प्ले में एक बेडरूम सीन है, जिसमें प्रतोष, शीलवती जो है रानी, उसका हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको तो एक वो चाहिए, राजकुमार चाहिए। तो वो नियोग की प्रथा होती थी कि वो जा करके किसी को, एक स्वयंवर होता था, उसमें किसी को चुन लेती थी, उसके साथ वो सोती थी।
अब वो जो बेडरूम सीन है वो सुरेंद्र वर्मा जी ने बड़ा बोल्ड सीन लिखा है, उसकी भाषा बड़ी मर्यादित है, लेकिन कंटेंट तो वही है। तो हम भी स्टेज पे कर सकते थे कि मैंने प्रतोष का रोल किया था जो रानी के साथ, मैं भी उसको दिखा सकता था कि बेडरूम में ये है वो है, लेकिन हमारे डायरेक्टर ने नहीं किया था। उन्होंने लाइट्स यूज की बेड पे, और हम दोनों को, हमको प्रतोष और शीलवती को बैकग्राउंड में माइक से हम लोगों ने डायलॉग्स बोले विद फुल इमोशंस, कि अगर आप आंख बंद कर दें आपको लगेगा मंच पे क्या हो रहा है, लेकिन मंच की मर्यादा को करते हुए हमने मंच पे नहीं किया। जब मैं कलकत्ता गया, उनको पता लगा मैंने किया, तो वो हैरान थे। आज तो उनके शमरन जालान ग्रुप के लोग, साहब यहाँ तो सड़े अंडे और टमाटर चल गए थे इस सीन पे। मैंने कहा हमने तो काम ही नहीं किया। तो देखिए वो भी लच्छू महाराज हमारे उसमें बैठे हुए थे हमारे प्ले में, देख करके उनसे पूछा महाराज ठीक था? अरे भाई क्या तुम लोगों ने किया यार, आंख बंद कर लो तो लग रहा है हम सामने क्या देख रहे हैं। तो मर्यादा होती है हर चीज की। वही प्रकाश जी के लिए आई हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। वो भी शायद उसमें OTT के उसमें, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई जिसमें बोल्ड सीन्स हैं, लेकिन उसमें उतने बोल्डनेस नहीं जितनी उसमें दिखाई गई। तो ये आई एम डेड अगेंस्ट इट कि जहाँ बहुत ज़रूरी है कहीं एक लेकिन कोई बोल्ड सीन्स के माने नहीं है कि आप पूरा एक्ट आपको दिखाने ही दिखाना। प्रकाश झा सर से कुछ कहा इस पे कि ये चीज इसमें डाल रहे हैं, इसका क्या मानी है? कुछ मेरी उनसे नहीं। अब देखिए वो तो टेलीकास्ट बहुत बाद में हुआ, और देखिए आई एम नोबडी टू टेल एनीबडी। मुझसे अगर पूछा जाएगा तो मैं जरूर उस पर कमेंट करूंगा, लेकिन प्रकाश जी और मेरे स्टेचर में बहुत फर्क है। वेरी बिग डायरेक्टर एंड वो तो उनके अपने जस्टिफिकेशंस हो सकते हैं उसको दिखाने के लिए, तो इसलिए। लेकिन मेरा जो नजरिया है ये मेरा नजरिया है, प्रकाश जी का नजरिया हो सकता है वो उसको जस्टिफाई कर दें, मे बी, आई डोंट नो, बट एज फार एज आई एम कंसर्न मैं उन्हीं बोर्ड को थोड़ा डाइल्यूट करके दिखाया जा सकता है। हो सकता है कि अलग अलग मायने अलग अलग लोगों के। हाँ नहीं, अब देखिए जैसे प्रकाश जी के, अब देखिए उन्होंने यील्ड कर दिया, उन्होंने उसका नाम बदनाम आश्रम रख दिया। जब भोपाल में उनके ऊपर अटैक किया गया है, कुछ हिंदू संस्थाएं थी, उन्होंने अटैक किया। मैं इत्तेफाक से उसी दिन मैं पहुंचा, तो मैं होटल में था। जब मुझे पता लगा, फिर ये लोग होटल में आए, तो मैंने देखा ही वॉज इन डीप पेन्स। उनकी आंख में सब काला वाला पता नहीं क्या फेंक दिया था। बल्कि उनसे वहाँ के SSP आया भी, उन्होंने कहा कहिए मैं सबकी नामजद रिपोर्ट करके सबको बंद कर देता हूँ। उनका नहीं आप छोड़ दी इसको। लेकिन उन्होंने कोई गलत नहीं दिखाया। देखिए आज हमारे यहाँ आशाराम बापू और राम रहीम क्या है, ये आर दे नॉट दोज विच बॉबी देओल इज डूइंग? तो प्रकाश जी ने गलत क्या दिखाया उसमें? लेकिन हाँ, लोग इसको कंपेयर करते हैं कि आप किसी मुसलमान मुल्ला मौलवी को करके दिखाई। आज ही मैंने फेसबुक पे लिखा है, इनकी क्या नाम है, फिदा हुसैन जो है, मास्टर फिदा हुसैन नहीं, ये मकबूल फिदा हुसैन साहब, कि उनकी यहाँ के एक बड़े अच्छे वो हैं, आप उनको भी इंटरव्यू कभी के, RK अस्थाना, बहुत बड़े चित्रकार हैं, बड़ी एग्जीबिशंस करते हैं। उन्होंने डाला कि साहब उनकी कोई एक एग्जिबिट थी जो कि नीलाम हुई काफ़ी लंबी, वो फिर वापस इंडिया आ गई है। तो मैंने लिखा फिर उससे गंदा तो कोई आदमी नहीं था जिसने हमारी देवियों को इस गंदे तरीके से चित्रण किया है। यहाँ कोई सारा एक कार्टून बनता है, क्या नाम, MF हुसैन के बाद, MF हुसैन की मैं बात, मकबूल फिदा हुसैन, उनकी बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि गंदा बिल्कुल मैंने कहा, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने हमारी दुर्गा और उनको पेंट किया है, आप क्रिएटिविटी के नाम पे आप कुछ भी कर देंगे। आप यू सी भाई, हमारे प्रॉपरली ड्रेस्ड हैं, सब हैं, आप उनको कर रहे हैं। इसी वजह तो छोड़ करके भाग गए थे यहाँ से वो, जब उन्होंने ये पेंट किया था। हैं बड़े पेंटर हैं, तो अब वहाँ पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। वहाँ आप कहेंगे, आप बताए ना, एक कार्टून का किस्सा आपने सुना होगा कि डेनमार्क में किसी ने कार्टून उनका बना दिया था, जो हमारे मुस्लिम्स के वो हैं, और उसके साथ पैगंबर साहब, उनका साहब यहाँ पूरी दुनिया भर में बवाल हो गया था। मैं फंस गया था एक बार गाड़ी में। साहब वहाँ हो रहा है, यहाँ आप उसको कर रहे हैं। लेकिन हमारे देवी देवताओं को आप जैसे चाहे, आप हमारे गणेश जी को आप हमारे उसमें लगा देते हैं, ये जो है वेलकम मैट, डोर मैट में आप लगा देते हैं।
तो देखिए, नोबडी हैज ए राइट, वो मैं न मुस्लिम्स के लिए हो, चाहे क्रिश्चियंस के लिए हो, चाहे हिंदूज के लिए हो, ये मैं अगर है तो सबके लिए एक समान होना चाहिए, ये डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए। किसी के जो पूजनीय लोग हैं, सबके अपने अपने पूजनीय लोग हैं, किसी को ये अधिकार नहीं किसी के पूजनीय। बिल्कुल। मास्टर ये जो M.F. हुसैन थे, आई नेवर लाइक्ड हिम, ही इज अ बिग पेंटर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि हमारी दुर्गा को वो स्तन खुले हुए या वैसे वैसे करके पेंट कर। नो। हम जब आ रहे थे आपका इंटरव्यू लेने, तो हमारे साथ के जो टीम है उनको हमने बताया कि आपका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और आप आश्रम में मंत्री जी का आपने कैरेक्टर किया था, तो सभी आपसे परिचित हैं, चिर परिचित हैं। उनका ये प्रश्न था कि आश्रम 4 कब आ रही है? नहीं, आश्रम 4 अब नहीं आएगी। मेरी स्वामी प्रकाश जी से बात हुई थी, तो आश्रम 3 सीजन 3 का पार्ट 2 आ गया है, बट दैट इज द लास्ट। और ये पार्ट 2 भी आया है, इसकी भी नई शूटिंग नहीं हुई है, कुछ पहले शूटिंग की हुई थी उनके पास जो उन्होंने टेलीकास्ट नहीं किया था, उसको लेकर के। बल्कि प्रकाश जी ने ये भी कहा है कहीं पर कि बात हुई थी कि इसका जो बात का उसको एक फिल्म के तौर पे लेकर के आ जाए, लेकिन फिर जो चैनल था शायद नहीं एग्री किया है, जो भी बात हुई हो। तो आश्रम 4 तो अब नहीं ही आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। नाउ द स्टोरी है चूचू का मुरब्बा, उसकी कुछ यादें हम लोगों के बड़े बुजुर्गों के अंदर हैं, बताया आपके बारे में, तो उसका कुछ देखिए। चूचू का मुरब्बा एक थपलियाल जी की लिखी हुई एक झलकी है, हाँ, 20 से 25 मिनट की, जिसमें उन्होंने जैसे चूचू का मुरब्बा माने हर चीज, तो जो हमारी जो टिपिकल फिल्में होती हैं उसमें क्या होता है कि साहब हीरो हीरोइन मिलते हैं, हीरो हीरोइन टकराते हैं, हीरोइन की किताबें गिर जाती हैं या कुछ हो जाता है, हीरो उठा के उनको देता है, आपस में इश्क हो जाता है। फिर जैसा होता है हीरोइन के बाप कहते हैं नहीं ये लड़का नालायक है, इससे हमें शादी नहीं करती। लड़की कहती है हम तो साहब इसे ही शादी करेंगे, नहीं हम छलांग लगा देंगे। तो उसी में होता है विलेन आता है, विलेन जो है वो बाप को मर्डर कर देता है, जो एक टिपिकल फार्मूला फिल्म होती। तो वो थपलियाल जी ने बनाया कुछ उसका आप और एक करते थे कुछ डायलॉग? उसमें हम करते थे एंकरिंग का रोल और जज का रोल करते थे। तो उसमें फिर होता ये है कि वो मालूम होता है कि साहब वो कोर्ट का सीन होता है, तो कोर्ट सीन में वो हीरो को पहले पेश किया जाता है कि इसने मर्डर किया होता है। तो हीरो का बाप आता है, कहता है नहीं इसने नहीं, मैंने किया हुआ है, उनका खून किया है। तो फिर वो विलेन आ जाता है, वो कहता है नहीं मैं तो विलेन हूँ, विलेन का काम ही है मर्डर करना, तो मैंने मर्डर किया। तो मालूम हुआ कि जिन साहब का मर्डर वो खुद ही आ जाते, कहते मैं तो मरा ही नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। तो कहने तो फिर कोई मर्डर हुआ ही नहीं है। तो इतने में एक लेडी आती है, वो चादर ढाके हुए है पूरी ऊपर से नीचे तक, और उस पर खून पड़ा हुआ, कहते नहीं कत्ल हुआ है, बाकायदा हुआ है। तो जो कहता किसका हुआ है, वो कहता मेरा। तो पूछते आप कौन है, तो कहती मैं इस फिल्म की कहानी हूँ। उसमें आप पढ़ते थे कुछ एंकरिंग? तो उसमें एंकरिंग मेरी थी। क्या? तो हाजरीन कदरदान, एक सेकंड मुझे दीजिए। हाँ, फिल्म चूचू का मुरब्बा देखने सुनने वालों को हमारी नमस्ते। आज जो हम नमूना पेश करने जा रहे हैं वो आपके दिलों में तहलका मचा देगा। आपके पड़ोसी आपसे ज्यादा जलने लगेंगे और आप बार बार लगातार इसे एक दुर्घटना की तरह याद रखेंगे। जी हाँ, इस फिल्म के नामानिगार फलाने मुंशी फन्ने खां के मुताबिक इस पर उनका कोई बस नहीं है। कोई भी अहरा खैरा इस पर फिल्म बना सकता है, मगर मुताबिक मुंशी और फलाना फलाना इस टाइप से करके। बहुत बढ़िया। अब वो हम लोग अपने इंटरव्यू के एंड की तरफ हैं। एक रैपिड फायर राउंड होता है, उसमें कुछ प्रश्न होंगे जिनके जवाब बहुत जल्दी देने होंगे और हाँ या ना में, और आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। पहला प्रश्न है कि नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं खाना चाहिए नॉनवेज खाना। नॉनवेज खाने से हम
जीवों को मारते हैं और हमें कोई हक नहीं है कि हम जीवों को मारें। नहीं, लोग कहते हैं कि अगर जीवों को नहीं मारेंगे तो हमको मारने लगेंगे, ऐसा ऐसा खाने वालों का आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमको मारने वाले जानवर हैं वो अभी भी हैं, उनको तो हम खाते नहीं। हम खाते उन जीवों को हैं जो हमें नहीं मार सकते। हम खाते हैं मुर्गे को, हम खाते हैं गाय को, हम खाते हैं भैंस को, हमें कहाँ मार देते हैं वो। तो नहीं खाना चाहिए। नहीं, मैं तो सब। लखनऊ में आपकी सबसे पसंदीदा जगह? लखनऊ की सबसे पसंदीदा जगह तो मैं बेगम हजरत महल पार्क में जाता था, मैं वहाँ वॉक करता था, मुझे बड़ा सुकून मिलता था। यहाँ का सबसे पसंदीदा खाना जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आता हो? भाई खाना तो मुझे सबसे ज्यादा आलू अच्छा लगता है, और यहाँ नवाबगंजी आलू आता है जो कि कहीं नहीं मिलता है लखनऊ के अलावा। नवाबगंज उन्नाव के पास जो है वो कहलाता है नवाबगंजी, आता कहाँ से मुझे नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वो बहुत ही लजीज उसका टेस्ट, नवाबगंजी आलू। नवाबगंजी आलू, ठीक है। लखनऊ का कौन सा कलाकार या लेखक? दूसरे कुल्फी लखनऊ की बहुत मशहूर है। अरे वाह। लखनऊ का कौन सा कलाकार या लेखक जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? लखनऊ का कलाकार या लेखक? अब ये तो मुश्किल सवाल है। लखनऊ में हमारे राज बिसारिया साहब थे जो कि एक्टर बहुत अच्छे थे, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। उर्मिल कुमार थपलियाल थे, एक्टर बहुत अच्छे थे, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। डायरेक्शन में सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ भी अच्छा काम कर रहे हैं। और भी हैं लोग, लेकिन ये इनको मैं तीन को। लेखक में केपी भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे, केपी सक्सेना। मुद्रा राक्षस जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे। और बाकी जैसे मैं बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं हूँ। अच्छा, नहीं किताबें पढ़ने का शौक नहीं है आपको ज़्यादा? पहले मैं पढ़ता था, मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा है, मैंने प्रेमचंद जी को पढ़ा है, मैंने वृंदावन दास वर्मा जी को पढ़ा है। लेकिन पता नहीं कुछ रिटायरमेंट के बाद से मुझे लोग इतनी पुस्तकें भेंट करते हैं, साहब मेरी किताब है, ये है वो, लेकिन मेरा जैसे पढ़ने का शौक ही खत्म हो गया बिल्कुल। इवन नाटक भी मैं नहीं पढ़ता हूँ। नाटक भी जब शुरू हो जाता है, रिहर्सल होने लगती हैं, तब फिर मैं पढ़ता हूँ। और मैं आई एम नॉट ए गुड जज ऑल्सो कि नाटक पढ़ के अच्छा ही होगा बाद में। वो धीरे धीरे ग्रो करता है, तब पता लगता है। ठीक है। बड़े अभिनेता को छोटे किरदार करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल करने चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई किरदार छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं आपको एक किस्सा बताऊं। मैं जय सोमनाथ यहाँ प्ले हुआ था, हमारे बड़े भाई के.बी. चंद्रा साहब ने किया था, तो उनकी डेथ हो गई। तो मेरे गुरुजी ने मुझे ये कह के भेजा था कि अनिल, तुम यहाँ अपने इलाके में तो हीरो बनते हो, ये जहाँ करने जा रहे हो। उसको प्रोड्यूस किया था एक यहाँ पर एक कटारा साहब थे, कल्चरल सेक्रेटरी थे, IAS थे, उनकी वाइफ ने प्रोड्यूस किया था। उसमें उनकी दोनों बेटियां रोल कर रही थी, और वो उन्होंने कोई कॉल था उनका, उन्होंने माना था कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं प्ले करूँ। जय सोमनाथ नॉवेल है के मुंशी साहब का, जिसका एडेप्टेशन किया था विश्वनाथ मिश्रा जी ने, जो बीवी जो विश्वनाथ में जो ये बीवी नाती वालियों में मिर्जा साहब का रोल करते थे। तो उन्होंने कहा उसमें बड़े बड़े कलाकार कर रहे हैं, तो बल्लम भी तुम्हें पकड़ने के लिए मिले तो जा करके बल्लम पकड़ के खड़े रहना, तुम्हें उन कलाकारों से सीखने को मिलेगा। तो मैंने कहा गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा, मैं साहब बल्लम पकड़ने के लिए गया। तो मुझे जो मोहम्मद गजनवी था उसका रोल दिया गया, उसके सिपह सालार का जो बल्लम पकड़ता था। लेकिन एज द थिंग्स वेंट ऑन, जो गजनी का रोल कर रहा था मोहम्मद गजनी के सिपह सालार का, उसे छोड़ दिया, मेरा प्रमोशन उसमें हो गया। उसके बाद जो टॉप रोल कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया, एक एक प्रमोशन। और वो मुझे बेस्ट रोल मिला शिवराशि, जो उसका विलेन था, जिसने एक्चुअली मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे। वो जो चौला थी, नर्तकी थी, उसके प्यार में पागल हो गया था, विक्षिप्त हो गया था, वो उसको मिली नहीं तो उसने दरवाजे खोल। तो दैट वाज द मोस्ट पावरफुल रोल ऑफ दैट प्ले दैट आई गॉट। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप में टैलेंट है तो आप उस छोटे से रोल में भी आप नोटिस किए जाएंगे। मेरे साथी एक है संदीप भट्टाचार्य, हमारा एक प्ले था, हमारे CDRI में ही काम करते हैं, तो संजीव भट्टाचार्य, तो उनको कहने डॉक्टर साहब मुझे भी एक काम दीजिए। तो विलायत जाफरी साहब मेरे दोस्त थे, वो हमारे साथ कह रहे थे शाहजहां, हमने कहा साहब इसको करो, बोले अच्छा ठीक है। उसको उन्होंने, बिल्कुल यंग था, मेरे ख्याल 25-26 साल का था, बिल्कुल बूढ़ा बना दिया ऊपर से। और जब मैं उसमें औरंगजेब का रोल कर रहा था उस प्ले में, शाहजहां में, तो जब औरंगजेब की ताजपोशी होती है तो साहब वो
ताज को उन्होंने दिखाया था संगीनों पे रखा है, माने एक सिंबॉलिक था कि ताज हमेशा आसान नहीं होता मिलना, संगीनों के बीच से जाना पड़ता है। वो उसको ला करके उसको वो पहनाता है। उस बुढ़ापे में वो हाथ कांपते हुए ढंग से आता है। अगले दिन हर अखबार में उसकी तारीफ छपी थी कि जिसने वो रोल किया, क्या गजब का रोल किया। पहला उसका प्ले था, कोई डायलॉग नहीं थे, लेकिन एवरी न्यूज़पेपर वाज फुल ऑफ हिज प्रेजेस। तो रोल कोई छोटा बड़ा नहीं, रोल जो दिया जाए उसको ईमानदारी से करिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और करने का मौका हर एक में मिलता है। आखिरी 2 प्रश्न और उसके बाद इंटरव्यू एंड करेंगे। जीवन का कोई एक ऐसा अनुभव जिसको आप डिलीट करना चाहते हो इतने वृहद जीवन में, और एक ऐसा अनुभव जिसको आप सेव करके रखना चाहते हो? देखिए, एक अब इसको मैं डिटेल में नहीं कर सकता हूँ। डिटेल में नहीं, आप मेरी अपनी फैमिली में ही एक मेरे साथ एक ट्रेजेडी है। मैं चाहता हूँ किसी तरीके से मैं उससे उबर जाऊँ। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, बल्कि मेरा मानना है कि ईश्वर ने मुझे इतना दिया है जो मैं डिजर्व नहीं करता। आई डिजर्व मच लेस देन व्हाट गॉड हैज गिवन मी। लेकिन एक कुछ ऐसा भी एक मेरे जीवन में एक अध्याय है जिससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ। देखिए कब मुक्ति मिलती है। और सेव करके रखने वाला अनुभव? सेव करके तो रखने वाला मेरा अनुभव ये है कि सबसे एक्सट्रीम अनुभव होते तो बहुत सारे हैं, एक को निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई एक एक्सट्रीम अनुभव नहीं, बस मैं उसमें सेव करके मेरा यही कि मैं चाहता हूँ मुझे नए नए किरदार मिले। मैंने अभी तक मोनोलॉग नहीं किया है कोई, जैसे लोग कई बहुत से लखनऊ के बच्चे भी कर चुके हैं। मुझे मेरे एक मित्र हैं सुशील कुमार सिंह जी, आप जानते हैं, दूरदर्शन में उन्होंने मुझे एक चैलेंजिंग रोल दिया है, एक स्क्रिप्ट दी है जिसमें एक फीमेल रोल है। वो उन्होंने मुझे दिया है। वो मेरी एम्बिशन है कि मैं कभी हिम्मत कर सकूं कि मैं उसको करूं। अभी तो मैंने उनको मना कर दिया, नहीं साहब मेरे बस का नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल विच आई वुड लव टू डू समटाइम्स। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इन लोगों को बता देते हैं जो अभी तक हमने किया है। तो भैया, आप लोग देख रहे थे काव्योम और काव्योम की साक्षात्कार श्रृंखला आईना। हमारे साथ जो कैमरे पर हैं उसमें अभिषेक पाठक और सोनल शर्मा जी। हमारे साथ जो इतनी सामग्री जिन्होंने जुटाई थी उनका नाम है शिवांश नयन, जय सिंह, अनुष्का पाठक और मानस वाजपेयी जी। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे काव्यों में सपोर्ट करते हैं इस तरीके से। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इधर बैठा है वो तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम अनमोल मिश्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद।